हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी और उनके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट रहेंगे। ओके, तो देख लीजिए, सबसे पहला काम हमारा ये है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ये होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम कैसे पहचानें कि ये लीनियर है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली है या वेरिएबल कोफिशिएंट है, कितना ऑर्डर है, कितना डिग्री है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें दिक्कत होती है बच्चों को। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं। ओके, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, ये n ऑर्डर का डेरिवेटिव, n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये n-2, इस तरह से जितने भी डेरिवेटिव हैं इन सब की पावर कितनी है? 1। डेरिवेटिव की पावर कितनी है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है इसमें वो कितनी दिखाई दे रही है? 1। यानी कि डिग्री क्या बनेगी इसकी? 1 बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि इनको कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों बोलते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलने के पीछे वजह ये है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट लगे, जो कोफिशिएंट होंगे इनके डेरिवेटिव के, ये पूरी तरह से कांस्टेंट होंगे। कोई नंबर होंगे 1 2 3, इस तरह से कुछ नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर इनकी पहचान है ये नंबर्स होंगे। यहाँ पे कोई x या कोई y आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इधर ये x कोई x का फंक्शन होगा, sin x, cos x, e की पावर x, इस तरह के फंक्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सम टाइम यहाँ पे 0 भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल मैंने लिखा है इसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। देख लीजिए, डबल डेरिवेटिव प्लस 2dy/dx प्लस y = 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और भी इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं, d²y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y = e की पावर x। यहाँ पे sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, मतलब इस तरह के फंक्शंस आपको वो रख के यहाँ पर देंगे। अब अगर इनका जो सोल्यूशन की हम बात करें, अगर इन डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें सोल्यूशन हम निकालते हैं। कोई सोल्यूशन y, देख लीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखा जाता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में लिखा जाएगा उसके इक्वल में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होगा। मतलब आप यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन तो y = CF प्लस PI। CF है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो PI है उसका मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। जब भी PI निकालते हैं उसमें कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, किसी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होता है। तो ये दो पार्ट में हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, CF और PI। तो सबसे पहले अब हम ये सीखेंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का CF कैसे लिखते हैं। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का CF कैसे लिखा जाएगा, उस पर बात कर लेते हैं। CF पे देख लीजिए, CF कैसे लिखेंगे। फॉर CF सबसे पहले हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी जाएगी और उसको आप m में लिख सकते हैं, n में लिख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। उसमें एक वेरिएबल की किसी भी कांस्टेंट पैरामीटर की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। CF के लिए हमें क्या करना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारा डेरिवेटिव जो होगा dy/dx, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? d से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? m² प्लस 2m प्लस 1 = 0। ये बनेगी इसकी
ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपने देखा ये एम में लिखी भी है, तो ये तो इक्वेशन हो गई विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सॉल्यूशन मिलेंगे यानी कि m की वैल्यू मिलेंगी। क्या मिलेगी m की वैल्यू? -1 -1। m की दो वैल्यूज़ मिली, एक मिली -1, दूसरी भी क्या है? -1 है। ऐसा भी हो सकता है कल को m की वैल्यू आपको 1 2 मिले, 1 2 3 3 रूट्स मिले। ऐसा भी हो सकता है m की वैल्यू आपको 3 + 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिले, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि m की वैल्यू आपको 2 + √3 2 ± √3 इरेशनल रूट की फॉर्म में मिले। तो हमने यहाँ से देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, उसको हम जब उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वहाँ से हमें अलग अलग तरह के रूट्स, एक जैसे रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट, इरेशनल रूट्स, रियल एंड इक्वल, डिफरेंट टाइप के रूट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इन डिफरेंट जब रूट्स का नेचर अलग अलग है, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आपने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा और रूट्स का नेचर अलग अलग है, इसका मतलब जो CF बनेगा वो डिपेंड करेगा इन रूट्स के नेचर पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, जब आप CF ही नहीं लिखोगे ठीक से तो आप इसका PI या पूरा सोल्यूशन देख के क्या करोगे जब आपने इसका CF लिखना नहीं सीखा। सबसे पहले मेरा मकसद है आपको CF सिखाना कि CF कैसे लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने बनाई, m से रिप्लेस कर दें, इसमें कुछ भी ट्रेवलिंग नहीं है ऐसा जो आपको दिक्कत करे। उसको आप m से रिप्लेस करने के बाद में क्वाड्रेटिक बने तो क्वाड्रेटिक 2 रूट्स देगी, अगर ट्राइनोमियल बने, क्यूबिक बने तो 3 रूट्स मिलेंगे, m के 3 रूट्स आप निकाल लीजिए। उसके बाद में आप थोड़ा सा इन रूट्स को देखिए कि जो रूट्स का नेचर है वो कैसा है। सारे के सारे रूट्स बराबर हैं, डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कुछ 2 रूट बराबर हैं, एक रूट डिफरेंट हो सकता है उन दोनों से, रियल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं या फिर इरेशनल रूट्स हैं। तो इन सब के लिए डिफरेंट फॉर्म में CF लिखा जाता है, जैसा रूट्स वैसा CF का नेचर होगा। तो हम CF की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये पता करेंगे रूट्स का नेचर कैसा है, फिर हम ये देखेंगे उसका CF कैसे लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू नेचर। रूट्स आर रियल, सारे के सारे रूट्स रियल हों एंड एक दूसरे से डिफरेंट यानी कि अलग अलग हो। मैं कह सकता हूँ जैसे M1 M2 M3 आपको 3 रूट्स मिले, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया, उसके आपको 3 रूट्स मिले M1 M2 M3, और ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग है, इनमें कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो इनका CF कैसे लिखा जाएगा? इनका CF आप लिखेंगे CF = C1 e⁻ m1x, C2 e⁻ m2x, C3 e⁻ m3x। इस तरह से CF को लिख के आप छोड़ देंगे। ओके, सब में एक एक कांस्टेंट है, C1 C2 C3, जितने रूट्स उतने कांस्टेंट आप लगा देंगे। उसके बाद में देखिए ऐसा भी तो हो सकता था, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, इसी का सब केस बन जाएगा। फर्स्ट का सब केस देख लीजिए, कोई 2 रूट्स रियल हैं बट 2 रूट्स इक्वल है आपस में और डिफरेंट है फ्रॉम थर्ड। कोई 2 रूट आपस में बराबर हो सकते हैं और तीसरे से अलग हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे भाई, इसके 2 रूट बराबर हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए CF कैसे लिखेंगे इस केस में, C1 + C2 और ये x, ओके, e⁻, ये M1 और M2 अगर बराबर हैं, दोनों की एक जैसी वैल्यू होगी। मैंने उसको मान लिया, सपोज क्या होगी m मान लिया मैंने, उनकी वैल्यू को मैंने m बोल दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mx। तीसरा जो डिफरेंट है इनसे, C3 e⁻ m3x। एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूँ, सपोज m1 की वैल्यू भी कितनी होती 1 और m2 की वैल्यू कितनी होती 1 होती, ओके, और m3 की वैल्यू होती है आपकी 2। उस केस में आप क्या करते हैं, m1 m2 की वैल्यू तो सेम ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा आपको। इस तरह से आप इसका CF लिखेंगे। तो बच्चे यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको याद रखनी है ये बात कि जितने रूट्स
सेम है, जो दो रूट सेम है, तो x की कितनी पावर आई है, 1 पावर, x की 1 पावर आई है। अगर ये x से ज़्यादा होते, कोई m होता, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, m3 की वैल्यू, m4 अलग होता, m4 इनसे डिफरेंट होता। तो देख 3 रूट्स बराबर हैं, तो यहाँ पे ऐसे आएगा c1 प्लस c2 x c3 एक्स स्क्वायर तक पहुँचना पड़ेगा। 3 कांस्टेंट तो लगाने पड़ेंगे, 3 रूट मिले आपको, और पावर कितनी बन जाएगी, 1 पावर और बढ़ जाएगी। ओके, जितने रूट्स उससे 1 कम पावर तक जाना होता है आपको, उसको रोक देंगे। उसके बाद में CF निकालने का तरीका है हमारे पास, रूट्स, इफ रूट्स इन द फॉर्म, इफ रूट्स आर इन द फॉर्म अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। जो रूट्स आपको मिले वो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, देख लीजिए, CF देखें ध्यान से। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका और होगा लिखने का, बहुत ही और इम्पॉर्टेंट रोल है इन डिफरेंशियल इक्वेशन का। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी आपके टॉपिक आगे चलेंगे उन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। उनका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे उनमें कुछ चीज़ें तो नहीं होंगी, बट इनका इस्तेमाल ज़रूर होगा उनमें, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से देखें। CF लिखने का तरीका आप देख सकते हैं। CF कैसे लिखा जाएगा इस केस में, CF अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। आपको नज़र रखनी है कि आपका अल्फ़ा के प्लेस पर कौन है और इस बीटा के प्लेस पर कौन है। ओके, देख लीजिए, e की पावर, ये अल्फ़ा जो है ये बाहर ऐसे अल्फ़ा x आएगा, c1 पहला कांस्टेंट कॉस, ये बीटा रहेगा यहाँ पे, c2 साइन बीटा x, ये इसका CF माना जाएगा। डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा जाता है और तरीके से लिख सकते हैं, बट हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की, हम इसको ऐसे लिख देंगे। एक पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आपको मिला 2+, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है और ये हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, एक जोड़े के रूप में आते हैं। तो अल्फ़ा प्लस माइनस 3 आयोटा अगर आपके पास कोई है तो आपका CF कैसे लिखते हैं बच्चे, उसका CF लिखा जाता, अल्फ़ा की जगह 2 है तो 2x c1 कॉस, बीटा की जगह 3 है तो 3x प्लस c2 साइन, ये इसका CF होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ओके, इमेजिनरी अगर रूट्स आपको मिल जाते हैं इस तरह से तो रूट लिखेंगे। और अब अगर ऐसा हो जाता है, इसका सब केस मैं इस तरह से बना देता हूँ कि आपको रूट्स ऐसे मिले कि m1 की वैल्यू, कोई रियल नंबर मिला सपोज 2, ओके, और जो बाकी रूट्स आपको इस फॉर्म में मिले, इसी फॉर्म में देख लीजिए, सपोज 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन हो गया दोनों रूट्स का, रियल भी हैं और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाले भी हैं, तो उनको कैसे लिखेंगे, उनको लिखने का तरीका देखिए। रियल वाला है तो रियल के लिए रियल का रूट लिखो, कैसे लिखोगे, c1 e की पावर 2x। हम चक्कर में क्यों पड़ेंगे, जैसा नेचर वैसा CF लिख देंगे। भाई तुम रियल थे तो तुम प्योरली रियल तुम्हारा लिख दिया, c1 e की पावर 2x। अब इनके लिए इनका जैसे उसने बताया था वैसे लिख देंगे, डेट इज़ e की पावर 2x। अब कांस्टेंट अलग हो जाएगा, c2 आ जाएगा ना, अब तो c2 cos 3x c3 sin 3x, इस तरह से इनका CF लिखा जाएगा।